और मंच से उनको बुला लिया गया था। तो हाँ। ये ऐसे कवि को आगे आने का मौका भी नहीं देते थे। तो ये यही इनका मतलब प्रेमचंद जी का यही उद्देश्य था कि साहित्य जो है वो केवल कलाओं का प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि यथार्थ का चित्रण होना चाहिए। जी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बातें मतलब सही में अच्छे से पढ़ा आपने इस आलेख को। जी। और नेहा मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? पहले तो सभी साथी जो जुड़े हुए हैं सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। और हाँ, मैंने इस लेख को पढ़ा भी और जो आपने लिंक शेयर किया था यूट्यूब का, हुँ। उसके माध्यम से थोड़ा सुना भी। समयाभाव के कारण दोबारा नहीं सुन पाई, एक बार ही सुन पाई, शायद 1-2 बार और सुनती तो और अच्छे से समझ पुख्ता हो पाती। हुँ। लेकिन जितना भी मैं समझ पाई प्रेमचंद जी के बारे में, और उन्होंने जो अपनी अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता में उन्होंने भाषण दिया था, जिसका टॉपिक रखा गया था साहित्य का उद्देश्य। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को उन्होंने रखी थी, जिसे अच्छी तरीके से जो पूरा मीनिंग है उसका डिस्क्राइब होकर निकलता है। तो सबसे पहले एक एक उन्होंने वहाँ पे एक सेंटेंस बोला था कि साहित्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने साहित्य की बहुत अलग-अलग परिभाषाएँ बोली हैं, लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरे अनुसार साहित्य की परिभाषा ये होती है कि साहित्य जो होती है वो मानव जीवन की समालोचना होनी चाहिए, है ना? तो बिल्कुल सटीक बात है ये कि पहले की जो बहुत अगर अगर हम प्रेमचंद के युग के बहुत पहले की बात करते हैं, पहले तो गद्य तो गद्य तो हेलो? हेलो? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, आवाज़ आपकी आवाज़। जी, जी। हाँ, तो स्टार्टिंग के दौर की अगर हम बात देखते हैं तो तब तो केवल पद्य की ही रचना होती थी, गद्य की रचना बहुत बाद में शुरू हुई है। और अगर हम प्रेमचंद के युग के पहले की बात देखते हैं तो पहले के जो कवि हुआ करते थे या पहले जो लेखक हुआ करते थे, वो अपनी रचनाओं में कल्पनाशीलता से अधिक काम लेते थे, कल्पनाओं का आधिक्य होता था उनमें। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया, चाहे वो चंद्रकांता संतति या वैताल पचीसी, ये सारी उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं वहाँ पर, कि इनमें क्या होता था, तिलिस्म की बात होती थी, इनमें राजा-रानी की कहानियाँ होती थी, इनमें थोड़ा-सा अपनी कल्पना का पूट हुआ करता था। मतलब मानव जीवन का जो यथार्थ चित्रण होना चाहिए, जो मानव जीवन के यथार्थ भाव होने चाहिए, इनका उस समय अभाव हुआ करता था उस समय के साहित्य में। तो ये जो है प्रेमचंद के युग के आने के बाद में एक नए युग का मैं आविर्भाव मानती हूँ ये मैं, प्रेमचंद का जो युग है। जो साहित्य का अगर वास्तव में उद्देश्य देखा जाए मेरे हिसाब से, और जो प्रेमचंद जी ने बोलने का प्रयास किया है, जो मैं समझ पाई हूँ, साहित्य, मैडम ने भी ये बात रखी थी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का दर्पण कैसे होता है कि आप एक साहित्य को अगर उठा करके देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस जिस तात्कालीन परिस्थितियों में वो साहित्य लिखा गया था, उस पूरे समाज की, उस पूरी परिस्थितियों का उसमें चित्रण देखने को मिलता है। मतलब कोई व्यक्ति आज से 100 साल पहले का अगर साहित्य उठा के देखता है, तो वो इस प्रकार का वो साहित्य होना चाहिए, सार्थक अगर वो साहित्य है तो ऐसा होगा कि वो बिल्कुल यथा चित्रण प्रस्तुत कर देगा कि उस समय का समय काल कैसा था, किस तरह की परिस्थितियाँ थी। तो अच्छा लेखक वही होता है जो समाज में घटित घटनाओं को और मानव जीवन में होने वाली जो घटनाएँ होती हैं, उनका चित्रण अपने साहित्य के माध्यम से करता है। दूसरी बात ये है कि साहित्य जो होता है वो स्वांतः सुखाय नहीं होता, अर्थात कोई भी लेखक या कोई भी साहित्यकार इस प्रकार से साहित्य की रचना नहीं करेगा कि वो केवल उसके लिए, उसी की खुशी के लिए या उसके पढ़ने के लिए या स्वयं स्वयं की प्रसिद्धि के लिए वो ये करे। स्वांतः सुखाय नहीं होने का मतलब है कि वो समाज के लिए रचना करता है, अपनी जो भी वो साहित्य का रचना करता है, वो समाज के लिए किया जाता है ताकि लोग उसे पढ़ें और कहीं न कहीं मनोभाव उनके अंदर एक एक जिस जिस जगह तक, जिस मर्म तक वो पहुँचना चाहता है, जिस भाव को लेकर के उसने वो रचना की थी, वो प्रभाव वो उत्पन्न कर सके अपने श्रोता या अपने दर्शक के हृदय में। अब एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि समाज, जो तत्कालीन समाज होता है, जो साहित्यकार होता है, वो उससे रिलेटेड ही रचना करेगा, है ना? मैं अगर आज के समाज में हूँ और मैं आज जो अपने आस-पास देख रही हूँ, मैं उससे रिलेटेड लिख पाऊँगी। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे या फिर जो युग हमारे पराधीनता का युग जब चल रहा था, तो उस समय की रचनाओं में बिल्कुल सटीक वर्णन मिलता है कि किस तरह उस समय का जीवन था, किस तरह वहाँ के लोग थे, क्या थे। लेकिन इसके अलावा भी ये चीज़
भी माननी पड़ेगी कि एक समय में, ठीक है, एक ही समय में यदि 2 साहित्यकार हैं, तो उनकी जो रचनाएँ हैं, बिल्कुल समाज तो वही है, एक ही समय में उन्होंने जन्म लिया है, एक ही समय में उनकी रचनाएँ चल रही है। लेकिन उनकी जो रचनाएँ हैं, उनका जो सब्जेक्टिव है, वो अलग-अलग हो सकता है। क्यों अलग-अलग हो सकता है? क्योंकि उस रचनाकार का या उस साहित्यकार का समाज के पहलुओं को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। ठीक है? एक साहित्यकार जो ग्रामीण परिवेश में जिसका जन्म हुआ है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने लोगों के दुखों को देखा है, जिसने पराधीनता का काल देखा है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते-मरते लोगों को देखा है, उसकी लेखनी से जो बातें निकलेंगी वो अलग होंगी। और एक साहित्यकार जो धनाढ्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है या धनाढ्य वर्ग में जिसका परिवेश रहा है हमेशा से, उसकी जो लेखनी से बात निकलेगी वो अलग निकलेगी। जैसे इस बात को मैं थोड़ा-सा एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी कि प्रेमचंद और रवींद्रनाथ टैगोर लगभग इन्हें समकालीन हम मान सकते हैं। तो इन्होंने इनके समय में तत्कालीन भारत की परिस्थितियाँ लगभग समान ही थी, बिल्कुल समान थी। कुछ राज्य का अंतर रहा होगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से थे, ये बंगाल के थे, लेकिन देश की स्थिति समान थी, सर्वहारा जो वर्ग था उनकी स्थिति समान थी। लेकिन अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएँ पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उन्होंने समाज के उस तबके का प्रतिनिधित्व किया है, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो कुचले हुए हैं। हाँ, नारी का उन्होंने चित्रण, अगर आप उनका निर्मला पढ़ लेते हैं या उनकी प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, तो नारी का उन्होंने जो चित्रण किया है वो बहुत ही जैसे बाल विवाह का जो दुष्कर परिणाम होता है, या फिर विधवा पुनर्विवाह की जो प्रथाएँ शुरू हुई हैं, उनका भी अभी भी जो अवहेलना होती है, उन्होंने बहुत सारी इन चीज़ों का चित्रण किया है, ठीक है? और उसी में अगर आप रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाएँ देखते हैं, तो चूँकि वो इस तरह की परिवेश और इस तरह की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए हैं, उनका जो परिवेश है वो धनाढ्य वर्ग के संपर्क में अधिक रहा है, तो उनकी रचनाएँ हमेशा शहरों के इर्द-गिर्द, धनाढ्य वर्ग के इर्द-गिर्द घूमती हैं। उनका जो महिला पात्र का चित्रण होता है, जैसे कि अगर आप चौखेरवाली की विनोदनी को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही उसका फेमिनिस्ट कैरेक्टर है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो दबी कुचली हुई महिला नहीं है। तो ये है कि समाज का दर्पण तो है, लेकिन उस समाज में किस तथ्य को लेखक ने जिया है, वो उस चीज़ को अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है। ठीक है, अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, उसके बाद बाकी साथियों की बात सुनने के बाद यदि कोई बात मन में आए तो मैं ज़रूर रखूँ। ज़रूर मैम, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से 2 साहित्यकारों की साथ-साथ समीक्षा की है ना? ये आपने एकदम सही कहा है कि रवींद्रनाथ का लेखन बहुत ही अलग था और दोनों सही कह रही हैं आप एकदम मतलब उस बात को बहुत खूबसूरती से रखा कि 2 अलग-अलग पृष्ठभूमि में क्या प्रदेशों के साहित्यकार एक ही काल और एक ही समय के होते हुए भी किस तरीके से उनकी रचनाओं में विविधता है। या प्रेमचंद के ही समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, वहाँ प्रेमचंद अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज के में फैली हुई जो विषमताएं हैं उनको लेकर के आ रहे थे हमारे बीच में, है ना? तो ये साहित्यकार का नज़रिया ही होता है कि कौन किस बात को लेकर के आता है, या उसका मतलब सोचने का तरीका या उसके विचार का ढंग, ये सारी चीज़ें ही उनके साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं। बहुत-बहुत आभार नेहा मैम। बहुत-बहुत आभार नेहा मैम। जी। एक लाइन और कहना चाहूँगी, बस एक लाइन ये है कि साहित्य का जो उद्देश्य है मैम, देखिए वो हमेशा होता है कि हम प्रभाव उत्पन्न कर सके, रसानुभूति हो सुनने वाले दर्शक को या फिर देखने वाले दर्शक को या श्रोता को, ठीक है? तो साहित्य का एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य है या उसका एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी होनी चाहिए कि उसकी भाषा या उसकी शैली ऐसी हो जो जिस वर्ग के लिए वो लिखा गया है वो उसकी समझ में आए, प्लस उसको प्रभाव उत्पन्न। यदि हम इतनी कठिन और कलिष्ठ शब्दों में या फिर इतने कठिन भावों में लिखेंगे जिससे हमारा पांडित्य तो दिखता है कि देखो मुझे बहुत ज्यादा लिटरेचर का नॉलेज है, लेकिन वो प्रभाव, वो जो फीलिंग है वो उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले में, उस जगह तक हम उस मर्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसके लिए हमने उसकी रचना की थी, तो फिर मुझे लगता है कि वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। और इसी बात को मुंशी प्रेम
जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ कि उनकी रचनाएँ इतने उनके शब्द जो चयन वो करते हैं या जिन भावों की वो अभिव्यक्ति करते हैं, इतने सरल शब्दों में वो करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई एक चित्र खींचा जा रहा है, कोई एक एक वीडियो चल रही है हमारे सामने में या हम कोई पिक्चर देख रहे हैं और वो हमारी आँखों से गुज़रता जा रहा है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है साहित्य के लिए और कि उसमें आप जो अभिव्यक्ति है वो बहुत सरल और सटीक हो और ऐसी हो जो प्रभाव उत्पन्न कर सके। बिल्कुल मैम, सही कह रही हैं। मतलब अगर आप कुछ नहीं, आपने अगर बचपन में कभी बूढ़ी काकी पढ़ा हो और आज जब गुलजार जी, के द्वारा निर्देशित बूढ़ी काकी देखते हैं, तो आप मेरे को मतलब मुझे तो लगा कि मैंने क्यों देखा गुलजार का ये बूढ़ी काकी? मतलब इससे अच्छा था कि हुँ, मैं प्रेमचंद की बूढ़ी काकी के साथ रह जाती अपने जीवन भर। मतलब जो समय बिल्कुल, नहीं मिलता उस कहानी को पढ़कर मुझे महसूस हुई, वो मुझसे वो हुँ, वीडियो देख कर के नहीं महसूस, जबकि वीडियो ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है ना? तो जी, ये चीज़ें मतलब वो सेंसिटिविटी, वो वो भी बहुत संजीदा लेखक हैं गुलजार भी, लेकिन उनके निर्देशन में भी वो बात नहीं कैच हो पाई, वो बात नहीं जी। पकड़ पाई, तो है ना? जो प्रेमचंद की लेखनी से उत्पन्न हो जी, जाती है। जी, जी, सही कह रही हैं, है हुँ, ना? तो बिल्कुल आपका आभार। दुर्गा मैम या चेतन सर और लेखराम सर, आप लोग कुछ साझा करना चाहते हैं? ममता मैम? हाँ हाँ मैडम, मैं लेख रहा हूँ। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जो है आप लोग कैसे मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। हाँ, मैं एक दो उसका जो साहित्य पढ़ा हूँ, जैसे उस दिन जो है सदगति के बारे में हुँ, पढ़ा हूँ, और उसके बाद गोरिका के बारे। तो वास्तविक में उन्होंने जो समाज के जो निचले वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया है। मतलब उसका साहित्य में जो है एक प्रकार से हम उस जमाने में जो क्या थे उस समय में, उसको हमको जो है उसके साहित्य से हमको देखने को मिल जाता है। और उसने जो लिखा है बहुत कुछ, तो आज कुछ हम आज हमको समाज में देखने को भी मिलता है। तो उससे हम तुलना कर सकते हैं जी, कि वास्तविक में जो है कितना उस समय कितना जो है जब उस समय इतने संसाधन का अभाव रहे होंगे कितना। और यहाँ तक तो साहित्य में पढ़ा कि उसने बहुत कुछ उसको जो है झेलना भी पड़ा। मतलब इधर उधर के लोगों की बातें जो है परेशानी भी बहुत झेलना पड़ा है। जी, जी, जी। उस परेशानी को झेलते हुए भी उन्होंने जो है अपना बात जो है लिखा, और है ना, एक प्रकार से एक सच्चे लेखक के भांति एकदम सच्चाई को सामने जिसने लाया, जो आज भी प्रासंगिक है। जी मैडम, सही धन्यवाद। कह रहे हैं, शुक्रिया सर, बहुत आभार आपका। और कोई अपने शिक्षक साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं अभी, रुक्मिणी मैम, मेघलता मैम या फिर पूर्णेश मैम, कोई भी, अगर आप लोगों ने इसको वीडियो को सुना हो या आलेख को पढ़ा हो, तो जो जितना भी पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो प्लीज़ अपनी बात ज़रूर रखें। कल मैडम मैं एक उसमें सदगति का एक साहित्य पढ़ रहा था उसका। हेलो। जी, जी, बताएँ। जी। हाँ, उसमें एक शब्द आया कि झुम्मा करके शब्द है, तो उसका हम क्षेत्रीय में भी उपयोग करते हैं गाँव में। तो मेरे को लगा कि उस समय भी इस टाइप का शब्द जो उपयोग हुआ था, झुम्मा एक जो मतलब जी। टोकरी होता है कुछ हाँ, सामान में रखने हाँ, का, हाँ। जी, तो वही छौआ। शब्द उसमें आया था। तो जी, मेरे को बड़ा इतना लगा कि कितना जो है मतलब बारीकी से उसको जो ज्ञान रहा होगा, मतलब जो है अपने वहां पर जीवन का, है ना। अब बिल्कुल, वो चीज अभी बहुत सारे शब्द प्रचलित है, तो बहुत सारे शब्द अभी मिलते हैं उसके मैडम, जो बिल्कुल। मतलब जो लोकल भाषा में लिखे गए हैं। जी जी, जी मैडम। स्थानीयता का उपयोग उनकी मतलब जी साहित्य का तो जी बहुत बड़ा ये है ना, उपयोग है कि इसमें मतलब हर जगह मिलेगा, और वो स्थानीयता ही उस कहानी को वो मार्मिकता भी देती है ना? वो भाषा की जो जी स्थानीयता है, वही तो आपको उस जी पात्र के साथ जोड़ती है या उसकी घटनाओं के साथ संबंध बनाती है ना? तो थोड़ा-सा जी हम लोग साहित्य को भी, क्या साहित्य करता क्या है हमारे जीवन में? ऐसा क्या है जिसका मतलब हम जो बच्चों को आज हम साहित्य जब पढ़ा रहे हैं कक्षा में, तो वो ज़रूरत क्या है उसको पढ़ाने की? ऐसा क्या काम है जिसके लिए कि साहित्य को हम लोगों को लेकर के चलना चाहिए, है ना? इससे हमको जीवन साहित्य ना जो होता है, वो जीवन के साथ हमारा संबंध को बताता है। देखिए, हाँ, वो या हमारे जीवन का जो फलक है, उसका विस्तार बढ़ा देता है। मैं अगर श्रीदेवी हूँ, मैं एक जगह काम कर रही हूँ, तो मैं शायद जितना मेरे जीवन में अनुभव है, मैं उतने तक सीमित नहीं रहती हूँ। मेरा जब मैं प्रेमचंद को पढ़ती हूँ, तो प्रेमचंद के कारण मेरे जीवन में हामिद भी है, मेरे जीवन में होरी भी है, और मेरे जीवन में आपका क्या दुखी भी है। और क्या बोलते हैं, आपका जो कफन के जो दोनों पात्र हैं, सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, माधव और किशन, आप बता सकते हैं? अ, गीसू। हाँ, घीसू और माधव दोनों भी हैं। तो मेरे जीवन में सिर्फ़ मेरे अकेले का अनुभव नहीं होता है। जब मैं साहित्य को पढ़ रही होती हूँ,
तो मेरे जीवन में ये सारे पात्र भी, उनके अनुभव भी, उनकी संवेदनाएं भी शामिल हो जाती हैं, जो मेरे जीवन का हिस्सा बनती हैं। तो साहित्य वो है जो जीवन के साथ संबंध को समझाता है हमारे साथ, या हमारे जीवन का जो पूरा फलक है उसका विस्तार बढ़ा देता है ना। और जैसे जी। कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा ही कि और प्रेमचंद ने भी अपने उद्देश्य पहले आलेख में, मतलब इस व्याख्यान में कहा है कि साहित्य जो है जीवन की सच्चाई को प्रकट करती है ना। जो वो सिर्फ एक फैंसी या फेरी टेल नहीं है, ये परिकथा नहीं है, ये जो आपको कल्पना की दुनिया में विचरण करवाए, है ना। वो जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जितनी निर्ममता से जीवन आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, उतनी ही निर्ममता से साहित्यकार उसको प्रस्तुत करता है। चाहे आप दुखी होए, उसको ये मतलब नहीं होता कि उसका पाठक खुश हो रहा है कि नहीं, उसको ये इस बात से मतलब है कि उसके पाठक तक जो उस समय की समाज की जो सच्चाई है वो पहुंच रही है कि नहीं। चाहे वो ईद की खुशी हो, छोटे से बच्चे का त्याग हो पूरा बड़ा, और इन सब चीज़ों को वो पूरी तरह से व्यक्त करते हैं साहित्य के माध्यम से। और भी कोई आप लोगों में से कोई साझा करना चाहें? श्रीदेवी जी, हाँ श्रीदेवी जी, हाँ अच्छा, मैं सोच रहा था कि अभी 50 मिनट हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। अच्छा। हम लोग जो कि ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम खुद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उसी लिंक पे जाके फिर connect कर लेते हैं। सत्या एक मिनट, कल भी यही किया था। सुनो सत्या, अभी वो खुद से डिस्कनेक्ट होगा, वो टाइम जब खुद खत्म होगा तभी हम लोग को कनेक्ट होना चाहिए। कल भी हम लोग पहले कनेक्ट हुए थे तो फिर 5 मिनट बाद खत्म हुआ था। वो अपने आप जब एंड होता है ना मीटिंग, तब हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। हेलो, हाँ ठीक है मैम, सबको बता दीजिएगा फिर जब आएगा हाँ, उसका ना। नहीं वो सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हेलो, ठीक ठीक। हाँ, आप लोग सब ये कीजिएगा, जैसे ही आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत उस लिंक पे फिर से क्लिक कर लीजिए, तो आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो ये बातचीत बिना बाधा के चलती रहेगी, क्योंकि अभी अगर डिस्कनेक्ट भी होंगे तो फिर वो उस टाइम पे कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है फिर, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से साहित्य पर जो हम बात कर रहे थे, उनके जो उद्देश्य हैं, उनकी जो ये, तो आज इस चर्चा को करने का कारण ये है कि हमने पहले 2-3 कहानियों और रचनाओं पर हमने प्रेमचंद को केंद्र में रख कर के बात की, उनके रचना संसार पर, जी। उनका रचना संसार किस तरह से हमें एक पूर्णता देता है। 5 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाला है, ये मेरे पास मैसेज आ गया है, तो अभी डिस्कनेक्ट मत होइए। 5 मिनट बाद जैसे ही डिस्कनेक्ट होते हैं तुरंत कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है जी। तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे प्रेमचंद ने जो लिखा, जिन चीज़ों के ऊपर, जिन मूल्यों के ऊपर लिखा, उन्हीं मूल्यों को उन्होंने साहित्य के उद्देश्य के रूप में भी अपने भाषण में कहा है। ये बात को हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग जो प्रेमचंद भी कोई रचना साहित्यिक कैसे है, मतलब आप किस रचना को साहित्यिक मानोगे? क्या न्यूज़पेपर में जो घटना आ रही है वो भी साहित्यिक है? क्या साइंस आर्टिकल भी साहित्य है ना? इन सब चीज़ों को शायद उनका कोई कैटेगराइजेशन होगा, कोई वर्गीकरण होगा, किसे आप साहित्य कहोगे और किसे आप साहित्य नहीं कहोगे। तो आपके सामने उस तरह, ये साहित्यकार की जिम्मेदारी है वो इस तरह के साहित्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है साहित्यकार के ऊपर कि वो अपने समाज को उस तरह का साहित्य उपलब्ध कराए, उस तरह की अपनी लेखनी को उतनी धार बनाए, या उसके अंदर का वो विवेक वो निर्मित होता जाए। साहित्यकार भी समाज में एक दिन में नहीं बनता है ना। आज वो विवेक उस समाज में जो चीज़ें फैली हुई हैं वो उसको, उस साहित्यकार को खोजनी पड़ती है, देखने का वो नज़रिया बनाना पड़ता है। तो उससे फिर हम लोग, जी जी, हेलो श्रीदेवी मैम, आप अभी एक सेंटेंस बोले कि जैसे हम किस रचना को या किसे हम साहित्य कहेंगे, है ना। क्या एक आने वाला आर्टिकल या न्यूज या एक साइंस आर्टिकल, इसे भी हम साहित्य कह सकते हैं? क्या कैटेगराइज कैसे करेंगे उस चीज को? तो इस पे मैं अपनी समझ से मैं ये आपको अपनी बात रखना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे सहमत हो सब लोग, तो कि देखिए समाज के लिए जो जिम्मेदारी मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, समाज के प्रति जो
जिम्मेदारी मीडिया की बनती है, वही जिम्मेदारी समाज की साहित्य की बनती है। जी क्योंकि ये दोनों ही जो है निष्पक्ष रूप से बिना भय या बिना किसी प्रशंसा या बिना किसी लोभ के या बिना किसी भय के समाज के वास्तविक स्वरूप का चित्रण करते हैं दोनों। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साइड रख देते हैं, प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, कोई एक समाचार पत्र में जो समाचार छपा है वो भी एक वास्तविक घटना को ही उसमें छापा जाता है। और यदि एक साहित्यकार भी लिख रहा है कोई कहानी किसी वास्तविक घटना से प्रेरित होकर, तो वो भी लिख रहा है। लेकिन हम दोनों में से साहित्य किसे कहेंगे? इसमें मेन अंतर ये रहेगा कैटेगराइज करने के लिए, सौंदर्यीकरण। जो मतलब जो साहित्यिक रचना है उसमें क्या होगा, उसको एक सुंदर रूप से उसकी प्रस्तुतिकरण जो होगा ना, इस प्रकार से किया जाएगा कि वो एक मन में एक प्रभाव उत्पन्न करे। वो केवल हमें उस घटना का समाचार मात्र ना सुनाए, केवल उस घटना की जानकारी ना दे, इस तरह से उसको सुंदरता से पिरो के लिखा जाएगा, इस तरह से सुंदर शब्द और भावों का चित्रण किया जाएगा, हम उस घटना को जीने लग जाते हैं उसके साथ में। तो इसका जो रहता है मैडम, साहित्य और अगर हम न्यूज की बात करेंगे तो मेन इसका डिफरेंस होता है सौंदर्यीकरण। जिस सुंदरता की हम बात करते हैं ना, वो जिसके बारे में इस आर्टिकल में प्रेमचंद जी ने भी बात करी है बिल्कुल कि सौंदर्य का होना कितना आवश्यक है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के भावों में और एक साहित्य में। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो सौंदर्य के प्रति अनाकर्षित होता हो, जो आकर्षित ना होता हो। लेकिन ये सौंदर्य के ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि अब ये तुरंत मतलब अगले 1 मिनट या 2 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा, तो मैं यहीं से सौंदर्य से ही उठा कर ले जाऊंगी आप लोगों को। तो सौंदर्य में भी आप लोग ये देखिएगा कि ये निहित होता है, ये पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ होता है। मतलब किसी वस्तु में सौंदर्य नहीं होता है, ये व्यक्ति के देखने के नजरिए में सौंदर्य होता है ना। किसी के लिए कोई चीज बहुत सुंदर होगी, वो दूसरे के लिए सुंदर नहीं होगी। इसका मतलब वस्तु में सौंदर्य नहीं है, आपके नजरिए में सौंदर्य है। ठीक है, तो ये जो सौंदर्य वाला जो पूरा मामला है, ये बहुत हद तक आपके सामाजिकरण पर, आपका जो परवरिश होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के लिए जैसे आप कोई चीज, कोई भोजन किसी तरह की ज्यादा रुचिकर रखती है और कुछ नहीं लगती है, तो उसका पूरा कारण आपके परवरिश पर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा अब अगले 1 या 2 मिनट में ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये बार बार मैसेज दिखा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा समाज को देख सकते हैं, है ना।